प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से काव्यशास्त्र का एक अन्य प्रसंग पढ़ेंगे, काव्य हेतु। इससे पूर्व हम काव्य लक्षण अर्थात काव्य की परिभाषाएं एवं काव्य प्रयोजन अर्थात साहित्य रचना का उद्देश्य पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि काव्य हेतु क्या होता है। देखिए, काव्य अर्थात कवि का साहित्य, कवि का रचना संसार, और हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात वे कारण जो कवि को अपना रचना संसार बनाने में समर्थ बनाते हैं, अपने साहित्य को या काव्य को लिखने में समर्थ बनाते हैं, वे काव्य हेतु कहलाते हैं। यह काव्य हेतु की परिभाषा हुई। काव्य हेतु अर्थात काव्य निर्माण के कारण। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार बाबू गुलाब राय जी कहते हैं, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। प्रमुख काव्य हेतु 3 माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा में काव्यशास्त्र का एक अन्य विषय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है काव्य हेतु। इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लासेस में हमने काव्य लक्षण अर्थात काव्य की परिभाषाएं एवं काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य रचना के उद्देश्य के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि काव्य के हेतु क्या होते हैं, अर्थात कारण क्या होते हैं। काव्य अर्थात कवि का रचना संसार या कवि का साहित्य, और हेतु अर्थात कारण, वे कारण जो किसी कवि को काव्य रचना के निर्माण में समर्थ बनाते हैं, साहित्य को रचना करने में समर्थ बनाते हैं, वे काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य हेतु क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है एवं भेद क्या है, आइए जानते हैं। काव्य हेतु अर्थात काव्य निर्माण के कारण। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं इतिहासकार आचार्य बाबू गुलाब राय जी कहते हैं, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु के 3 भेद माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सबसे प्रधान काव्य हेतु प्रतिभा को माना गया है, क्योंकि प्रतिभा के अभाव में कोई भी व्यक्ति साहित्य का सृजन नहीं कर सकता। यानी साहित्य के सृजन के लिए आवश्यक यदि कोई कारण या सहायक है, उपादान है, वो प्रतिभा है। प्रतिभा को काव्यत्वम का बीज कहा गया है, अर्थात उच्च कोटि के साहित्य सृजन का बीजांकुरण प्रतिभा के कारण ही होता है। तत्पश्चात दूसरा काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति अर्थात शब्द रचना का ज्ञान। ये व्युत्पत्ति का सामान्य अर्थ है, शब्द रचना का ज्ञान। लेकिन काव्यशास्त्र के प्रसंग में व्युत्पत्ति 2 प्रकार की मानी गई है: शास्त्रीय व्युत्पत्ति और लौकिक व्युत्पत्ति। शास्त्रीय व्युत्पत्ति का अर्थ है वह ज्ञान जो हमें किताब, शास्त्र, ग्रंथों इत्यादि से प्राप्त हो, और इस प्रकार का ज्ञान शास्त्रीय व्युत्पत्ति या सैद्धांतिक ज्ञान कहलाता है। दूसरे प्रकार की व्युत्पत्ति है लौकिक व्युत्पत्ति या सांसारिक ज्ञान। वह ज्ञान जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विभिन्न सांसारिक घटनाओं, सुख दुख आदि से प्राप्त होता है, जो अनुभव प्रसूत होता है, वह सांसारिक या लौकिक व्युत्पत्ति कहलाती है।
तो किसी भी कवि या साहित्यकार को उत्तम साहित्य सृजन के लिए प्रतिभा के साथ साथ सांसारिक एवं लौकिक व्युत्पत्ति का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा प्रमुख काव्य हेतु है अभ्यास। अभ्यास के बारे में रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कवि सूक्तिकार कवि वृंदावन कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़े निशान। अर्थात अभ्यास करते करते महामूर्ख भी चतुर हो जाता है, सुजान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दृष्टांत देते वो कहते हैं कि जिस प्रकार किसी रस्सी के बार बार पत्थर पर चलने से पत्थर पर रस्सी के निशान हो जाते हैं, तो अभ्यास का भी अपना महत्व है। तो 3 हेतु हमने जाने। ये 3 हेतुओं में सबसे प्रमुख हेतु होता है प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। काव्य हेतु का प्रथम वर्णन वेदव्यास रचित अग्निपुराण में किया गया। अग्निपुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, काव्यत्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात संसार में नर के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है, और यदि नर के रूप में जन्म मिल जाए तो विद्यावान, विद्या प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। और यदि कोई व्यक्ति विद्या भी प्राप्त कर ले, विद्या ज्ञान प्राप्त भी कर ले, उसके पश्चात काव्यत्वम अर्थात कवि या साहित्यकार का गुण होना अत्यंत दुर्लभ है। और यदि कोई छोटा मोटा कवि हो भी तो प्रतिभाशाली होना अत्यंत दुर्लभ है। तो अग्निपुराण में प्रमुख रूप से 3 काव्य हेतु बताए गए, प्रतिभा, वेद ज्ञान जिसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं, लोक व्यवहार का ज्ञान जिसे हम लौकिक व्युत्पत्ति कहते हैं, और अभ्यास। धन्यवाद।